नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए देरी किस बात की, सीधा शुरुआत कर लेते हैं इस हफ्ते भर की सारी सियासी हलचलों की। तो देखिए, हमारी आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को घर घर तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान चलाई हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद इस अभियान को सफल बनाने में जुटे। इस मिशन को और व्यापक बनाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो राष्ट्रीय ध्वज का पूरा सम्मान करती है, लेकिन बीजेपी जो ऐसे दिखावे की देशभक्ति वो नहीं करती। तिरंगा हर भारतीय के दिल में बसता है, ये किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। हमारा राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ 3 रंगों का कपड़ा नहीं, बल्कि आजादी की लंबी लड़ाई, करोड़ों बलिदानों और भारतीयता की पहचान है। इसके केसरिया रंग में वीरता और त्याग की लौ जलती है, सफेद रंग में शांति और सत्य का प्रकाश है, और हरा रंग हमारी धरती की समृद्धि और उम्मीदों की हरियाली को दर्शाता है। बीच में बना अशोक चक्र हमें याद दिलाता है कि भारत का प्रगति पथ कभी रुकता नहीं और 24 घंटे निरंतर गति से चलता रहता है। हमारी आन पान और शान के प्रतीक इसी तिरंगे को घर घर तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। आज उन्होंने ग्वालियर में कहा कि बीजेपी ने इस साल 1.5 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का टारगेट रखा है, जिसमें 50 लाख तिरंगे वो खुद बांटेगी और 64,523 बूथों से जन जन तक राष्ट्र भावना का संदेश देगी। विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस पर मौन जुलूस, प्रदर्शनी और गोष्ठियों के कार्यक्रम इस मिशन को और व्यापक बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि तिरंगे की असली पहचान तब पूरी होती है जब जनता के अधिकार, लोकतंत्र और संविधान की भी पूरी रक्षा हो। वहीं बीजेपी का दावा है कि ये कार्यक्रम राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय गर्व का उत्सव है। हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान। स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग थी। ग्वालियर में हर घर तिरंगा अभियान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। देशभक्ति से ओतप्रोत रही तिरंगा यात्रा। सभी से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का आह्वान। 15 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। बीजेपी निकालेगी मौन जुलूस। युवा पीढ़ी को बताएंगे विभाजन की विभीषिका। कई सारे अलग अलग क्षेत्रों से आकर के आम नागरिक, विद्यार्थी बंधु, सभी प्रकार के लोगों ने आकर के इस तिरंगा यात्रा में जो भाग लेने का प्रयास करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना के पराक्रम को नमस्कार करने का ये जो अभियान चलाया, मेरी अपनी ओर से स्वतंत्रता दिवस की 2-3 दिन पहले से ही जो माहौल बना है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो राष्ट्रीय ध्वज का पूरा सम्मान करती है, लेकिन बीजेपी जैसी दिखावे की देशभक्ति वो नहीं करती। तिरंगा हर भारतीय के दिल में बसता है, ये किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है। बीजेपी इसे इवेंट बनाकर अपना राजनीतिक हित साधने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी तो लोगों की इमोशनल उससे खेलने वाली पार्टी है, उनकी भावनात्मक भावनाओं से खेलने वाली पार्टी है। तिरंगा इस देश का राष्ट्र ध्वज है। हर व्यक्ति का धर्म है, कर्तव्य है, अधिकार है कि अपने घर पे झंडा लगाए। सब अब घर घर तिरंगा लगा के आप क्या नई बात कौन सी कहना चाहते हो? तिरंगा तो लगाने का कर्तव्य है, हमारा अधिकार, हम लगाएंगे। हम वहाँ पे कहने से लगाएंगे। होगा ये कि इनके कहने से कुछ जो लगाने वाले वो नहीं लगाएंगे। इसकी भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के कामों नहीं पड़ना चाहिए और सर्वधर्म को एक साथ एक नारा देना चाहिए। पूरे देश को राष्ट्रध्वज है, सबको लगाना चाहिए। बहरहाल हर घर तिरंगा अभियान सिर्फ झंडा फहराने की रस्म नहीं, बल्कि भारत की आजादी, बलिदान और एकता का जीवंत प्रतीक है। बीजेपी इसे राष्ट्रीय गर्व का महोत्सव मान रही है, जबकि कांग्रेस इस उत्सव के साथ जनहित और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा को भी जोड़ने की बात कर रही है। राजनीतिक मतभेद चाहे जितने हों, पर तिरंगे की शान सबके लिए समान है। ये हमें याद दिलाता है कि जब बात राष्ट्र की हो तो कोई दल, कोई विचारधारा और कोई सीमा हमारे बीच नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। देश की चुनावी प्रक्रिया में वोटर लिस्ट सबसे अहम दस्तावेज मानी जाती है। यही तय करती है कि कौन वोट डाल सकता है और कौन नहीं। लेकिन अब इस सूची को लेकर बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो चुका है। दरअसल नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में बयान दिया कि देश में चुनावों के दौरान वोट चोरी हो रही है।
उन्होंने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि फर्जी वोटर बनाकर जनता के जनादेश से खिलवाड़ किया जा रहा है। राहुल के बयान के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को देशव्यापी आंदोलन बनाने में जुटी हुई है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। देखिए रिपोर्ट। देश की चुनावी प्रक्रिया में वोटर लिस्ट सबसे अहम दस्तावेज मानी जाती है। यही तय करती है कि कौन वोट डाल सकता है और कौन नहीं। लेकिन अब इस सूची को लेकर बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में बयान दिया कि देश में चुनावों के दौरान वोट चोरी हो रही है। उन्होंने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि फर्जी वोटर बनाकर जनता के जनादेश से खिलवाड़ किया जा रहा है। यदि इस पर कार्यवाही नहीं हुई तो जनता का चुनावी प्रक्रिया से भरोसा उठ जाएगा। राहुल के बयान के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को देशव्यापी आंदोलन बनाने में जुट गई है। पार्टी का दावा है कि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी हुई है। कई फर्जी नाम जोड़े गए, असली मतदाताओं के नाम काटे गए और कई जगह डुप्लीकेट वोटर दर्ज हैं। ये गड़बड़ी चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए सुनियोजित तरीके से की गई है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस हार का कारण अपनी कमजोर रणनीति में ढूंढने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं और सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है। यदि चुनाव आयोग में गड़बड़ी होती तो कांग्रेस शासित राज्यों में उनकी सरकारें कैसे बनती। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर गरमाई सियासत। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लगाया आरोप। देश के लगभग सभी राज्यों में धांधली से जनता के जनादेश को बदला गया। भोपाल में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक। सभी विधायकों व हारे प्रत्याशियों से मांगा फर्जी वोटर्स का डाटा। पिछले 2 चुनावों की मांगी फर्जी वोटर लिस्ट। विधायकों ने डेटा जुटाने के लिए मांगा 10 दिन का समय। सबूत सहित वोटर लिस्ट भेजने के निर्देश। कांग्रेस प्रदेश में चलाएगी वोटर चोर गद्दी छोड़ो अभियान। और किसकी संवैधानिक हक के ऊपर ये चोरी करेंगे, डाका डालेंगे। ये सफर सिर्फ वोट की चोरी तक नहीं, चुनाव आयोग भागड़ी है और केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पीछे छुप रही है। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर पलटवार किया है। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस झूठ और फरेब की राजनीति कर लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जब भी हारती है ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ती है, जबकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होते। सारंग ने यहां तक कहा कि 1952 में डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए भी कांग्रेस ने षड्यंत्र किया था। जब कांग्रेस की राहुल गांधी की बद से बदतर स्थिति इस देश में हो गई है, झूठ और फरेब की राजनीति को इस देश में बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश की संवैधानिक संस्थाएं और इस देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की लगातार कोशिश करती है। 1952 में जब अंबेडकर साहब चुनाव लड़े थे और जिस प्रकार से कांग्रेस ने और नेहरू जी ने स्वयं उन्हें चुनाव हराने के लिए षड्यंत्र किया था। कुल मिलाकर वोटर लिस्ट को लेकर उठे सवाल ने मध्य प्रदेश की सियासत में नया मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र और मतदाता अधिकार से जुड़ा बड़ा मुद्दा बताकर चुनाव आयोग और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो बीजेपी इन आरोपों को महज राजनीतिक हताशा और बिना सबूत का शोर करार दे रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अगले 10 दिनों में कांग्रेस विधायक कितने सबूत ला पाते हैं या फिर मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। वैसे तो देश भर में बलराम जयंती और जन्माष्टमी जैसे त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ये पर्व अब सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सांस्कृतिक महोत्सव के साथ ही आम लोगों की भागीदारी का प्रतीक भी बन चुके हैं। लेकिन कांग्रेस इन आयोजनों पर सवाल खड़े कर रही है और इसे इवेंट बाजी करार दे रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री इसे किसानों और जनता के कल्याण से जोड़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।
वैसे तो देश भर में बलराम जयंती और जन्माष्टमी जैसे त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से इन त्योहारों की भव्यता और दिव्यता बढ़ गई है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये पर्व अब सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक महोत्सव के साथ साथ आम लोगों की भागीदारी का प्रतीक भी बन गए हैं। यही वजह है कि इस बार भक्ति, संस्कृति और बच्चों की मुस्कान अब हर मंदिर और घर घर तक पहुंच रही है। लेकिन कांग्रेस इन आयोजनों पर सवाल खड़े कर रही है और इसे इवेंटबाजी करार दे रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री इसे किसानों और जनता के कल्याण से जोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण पर्व महोत्सव की शुरुआत 18 अगस्त तक मनेगी 5 दिन की जन्माष्टमी। आज बलराम जयंती से हुई शुरुआत। कृषि और किसानों के कल्याण से जुड़ा पर्व। मुख्यमंत्री ने 82 लाख से ज्यादा किसानों को दी सौगात। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की दूसरी किश्त जारी। जन्माष्टमी पर 3000 मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान, 155 सांस्कृतिक कार्यक्रम, 1000 से ज्यादा कलाकार, मंदिरों में मटकी फोड़, रासलीला, भजन संध्या के आयोजन। मंदिरों में अनुपम श्रृंगार के लिए 1.5 लाख रुपए के 3 पुरस्कार, 1 लाख रुपए के 5 और 51,000 रुपए के 7 पुरस्कार होंगे वितरित। प्रदेश के सभी होटलों में जन्माष्टमी मनाए जाने की अनोखी पहल। सीएम गीता भवनों की स्थापना के लिए करेंगे भूमि पूजन। सीएम हाउस में होगा मुख्य आयोजन। श्री कृष्ण की वेशभूषा में सीएम हाउस पहुंचेंगे बाल गोपाल। बाल गोपालों को माखन मिश्री खिलाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कृष्ण भक्ति और विकास दोनों का संगम। किसानों के आदर्श देवता जब आज भगवान कृष्ण के साथ बलराम की जयंती मना रहे हैं, हमारी सरकार के माध्यम से भी 83 लाख किसानों के खाते में 1650 करोड़ से ज्यादा की राशि आज किसान भाई बहन के खाते में जा रही, और इसी के बलबूते पर हमारा मध्य प्रदेश कृषि का सबसे तेज गति से उन्नति करने वाला राज्य के रूप में जाना जाता है। वहीं कांग्रेस इस आयोजन पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि सरकार सिर्फ इवेंटबाजी कर रही है। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज पर छोड़ देना चाहिए। सरकार को इस तरह के आयोजन नहीं करने चाहिए। जो कार्यक्रम समाज के हैं, जो कार्यक्रम जनता के हैं, जिन कार्यक्रमों को घर घर में मनाया जाता है, उसको अब सरकार बनाने लगी है। तो ये तो जो है जनता का त्योहार, जनता का पर्व, जनता की संस्कृति को जब सरकारें जो है समेटने लगती हैं, समाज का नुकसान होता है। बहरहाल मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी और बलराम जयंती इस बार सिर्फ पूजा का त्योहार नहीं, बल्कि बच्चों की मुस्कान, किसानों की खुशियां और संस्कृति का नया रंग लेकर आई है। बीजेपी इसे संस्कृति, भक्ति और जन कल्याण का प्रतीक मान रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे जनता की असली समस्याओं से ध्यान भटकाने का माध्यम बता रही है। ऐसे में ये पर्व अब न केवल धार्मिक उत्सव बल्कि सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक बहस का केंद्र भी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। पूरे देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। कहीं मटकी फोड़ प्रतियोगिताएं हुई तो कहीं मंदिरों में भजन कीर्तन की गूंज। भोपाल से लेकर मथुरा और द्वारका तक नंदलाल के जयकारे सुनाई दिए। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव श्री कृष्ण जन्माष्टमी के सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेशवासियों के लिए कई बड़े ऐलान पहले ही कर चुके हैं। इनमें भगवान कृष्ण से जुड़े स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित करना शामिल है। वहीं सरकार की घोषणाओं पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कहीं मटकी फोड़ प्रतियोगिताएं हो रही हैं, तो कहीं मंदिरों में भजन कीर्तन की गूंज है। भोपाल से लेकर मथुरा और द्वारका तक नंदलाल के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव श्री कृष्ण जन्माष्टमी के सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश वासियों के लिए कई बड़े ऐलान पहले ही कर चुके हैं। इनमें भगवान कृष्ण से जुड़े स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित करना शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया। उन्होंने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री कृष्ण सिर्फ भक्ति और आस्था के प्रतीक नहीं, बल्कि उनका गीता का संदेश, कर्मयोग और नीति आज के शासन और समाज के लिए भी सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा
कि कृष्ण के आदर्शों को अपनाकर मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाना ही हमारी प्राथमिकता है। सीएम हाउस में हुआ जन्माष्टमी पर्व का भव्य आयोजन। भगवान कृष्ण की वेशभूषा में पहुंचे 1000 बाल गोपाल। डॉक्टर मोहन यादव ने अपने हाथों से खिलाई माखन मिश्री। बाल गोपालों को बांटे कान्हा के चित्र। महलपुर पाठा में बनेगा भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर। हर विकास खंड में गोकुल गांव विकसित करना। नगरीय क्षेत्रों में गीता भवन जैसे संवाद केंद्र खोलना। कृष्ण से जुड़े तीर्थ स्थलों का विकास करना। सांदीपनी आश्रम, नारायण धाम, अमझेरा धाम व जाना पाव को विकसित करना। श्री कृष्ण पाथेय का विकास कर उन स्थानों को सजाना संवारना। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सरकार कर रही काम। नगरीय क्षेत्रों में गीता भवन जैसे संवाद केंद्र खोले जाएंगे। कृष्णायन जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को बढ़ावा देना। कंस के घर जो माखन जाता था, भगवान कृष्ण का वो आक्रोश भी था। ये जो भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण था, सच अर्थ में वो विद्रोह भी था उस समय का, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण ने संदेश देने का प्रयास किया। जाने अनजाने हम भगवान के उस विद्रोह को पता नहीं क्या कहने लग जाते हैं। अब शब्द वो बोलना भी बड़ा खराब लगता है। एक तरफ भगवान कंस के मारने के बाद स्वयं कुर्सी नहीं लेते हैं, तो ये एक तरह से लोकतंत्र की वो लड़ाई है जिसमें वो प्रजातंत्र बचाते हैं। वहीं सरकार की घोषणाओं पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का कहना है, मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। गोकुल ग्राम पूर्व सीएम बाबूलाल गौर ने बनाए थे, लेकिन आज एक भी गोकुल गांव दिखाई नहीं दे रहा है। पंचजा अभियान भी कहीं नहीं दिख रहा है। लोगों को भ्रम में डालने के लिए घोषणाएं की जा रही हैं। मध्य प्रदेश की जनता अब ये गोलियां झेलते झेलते थक चुकी है। कितनी गोली खाएगी? पंचजा बनाया था, कहाँ है पंचजा? एक आध ढूंढ के बता दें भाजपा के नेता लोग। गोकुल ग्राम तो बनाए थे किसने? जब मुख्यमंत्री थे गौर साहब। एक भी गोकुल ग्राम अगर बता दें ढूंढ के कि ये है गोकुल ग्राम, 101 रुपए का टीका मैं ही करने चला जाऊंगा, सिर्फ लोगों को भ्रम में डालने के लिए। 2070 में हम ये करेंगे, 2047 में हम ये करेंगे, 25 में क्या करोगे ये भी तो बताओ कभी। बहरहाल जन्माष्टमी के मौके पर जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्री कृष्ण के आदर्शों को शासन और विकास से जोड़कर कई बड़े ऐलान किए हैं, वहीं कांग्रेस ने इन घोषणाओं पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी इसे सांस्कृतिक विरासत और आस्था से जुड़े विकास कार्य बता रही है, तो कांग्रेस इन्हें पुराने वादों की पुनरावृत्ति और जनता को गुमराह करने का प्रयास करार दे रही है। अब देखना ये होगा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े मोहन सरकार के ये संकल्प प्रदेश में आस्था और विकास का संगम साबित होते हैं या फिर विपक्ष के आरोपों के बीच केवल राजनीतिक घोषणाएं बनकर रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो सियासत की गूंज सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ सियासी सुर सुनाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा की बहुप्रतीक्षित कार्यकारिणी आखिरकार जारी कर दी गई। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की नई टीम में अनेक नाम देखने को मिले। कार्यकारिणी में युवा चेहरों को ज्यादा तवज्जो दी गई। वहीं नियुक्ति के बाद संगठन के भीतर कहीं खुशी कहीं गम की स्थिति देखने को मिली। दूसरी ओर कांग्रेस को इस सूची में गुटबाजी नजर आई। लेकिन छत्तीसगढ़ भाजपा की नई टीम सियासी गणित बैठाने का फॉर्मूला है या पावर बैलेंस का खेल? इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने आखिरकार अपनी कार्यकारिणी का गठन कर लिया। भाजपा ने उनके परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए दोबारा प्रदेश अध्यक्ष की कमान 8 माह पहले सौंपी थी। 8 महीने बाद वो अपनी कार्यकारिणी बना पाए। इस कार्यकारिणी में युवाओं पर ज्यादा दांव खेला गया है। नई कार्यकारिणी में कई नाम चौंकाने वाले हैं। पुराने 22 पदाधिकारियों को निगम मंडल आयोग में स्थान मिलने के बाद संगठन में नई नियुक्तियां हुई हैं। कई वरिष्ठ नेता जैसे भूपेंद्र सवन्नी, संजय श्रीवास्तव, संदीप शर्मा को अन्य जिम्मेदारियां दी गई है। नई कार्यकारिणी में SC, OBC और सामान्य वर्ग के नेताओं को संतुलित रखने का प्रयास किया गया है। भाजपा की ये टीम पार्टी के भीतर संगठनात्मक मजबूती तो देगी ही, मगर चुनावी तैयारियों के दौरान अहम भूमिका भी निभाएगी। कार्यकारिणी को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव कहते हैं कि जिन लोगों ने पार्टी के प्रति ईमानदारी से काम किया उन्हें मौका मिला है। बहुत संतुलित है, अपने अपने पार्टी के से दायित्व का निर्वहन भी किया है और विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन भी।
संयोजन भी विभिन्न विभिन्न जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में जो है आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। बस्तर में युवाओं को भाजपा ने दिया मौका। हेमंत पाणिग्रही बनाए गए मीडिया संयोजक। कार्यकारिणी में कई बड़े नेताओं को नहीं मिली जिम्मेदारी। कार्यकारिणी की घोषणा के बाद कहीं खुशी कहीं गम का माहौल। एससी से नवीन मार्कंडे, ओबीसी से अखिलेश सोनी, सामान्य से यशवंत जैन बने महामंत्री। प्रबल प्रताप जुदेव को बनाया गया उपाध्यक्ष। रायपुर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष जयंती पटेल को प्रदेश मंत्री बनाया गया। भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू को मिला मंत्री का पद। अशोक बजाज को कार्यालय मंत्री बनाया गया। पूर्व विधायक रंजना साहू को भी उपाध्यक्ष बनाया गया। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को हटाया। राहुल टिकरिया को दिया भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा। बीजेपी की कार्यकारिणी पर कांग्रेस तंज कस रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने जहां इसमें भी गुटबाजी की बात कही, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रवि भगत को भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने पर तंज कसा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट साझा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा, रवि भगत को कीमत चुकानी पड़ी। छत्तीसगढ़ भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने अडानी संचार विभाग के प्रवक्ता से डीएमएफ और सीएसआर में भ्रष्टाचार को लेकर कुछ सवाल खड़े किए थे, तो कांग्रेस के बयान पर संजय श्रीवास्तव ने पलटवार करते हुए कहा कि 2.5 साल में दीपक बैज अपनी टीम नहीं बना पाए। वो आरोप लगा रहे हैं, हमने 11 महीनों के अंदर सदस्यता, सक्रिय सदस्य, सब कुछ करते हुए कार्य किया। कांग्रेस में गुटबाजी है, इसीलिए उन्हें लगता है कि सभी दलों में गुटबाजी होगी। जो गुटबाजी और लड़ाई झगड़े बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी में है, वो स्पष्ट इसमें झलक दिखाई दे रहा है। बहुत अधिक आज ये लोग गुटबाजी और झगड़े में ही ले देकर बना पाए हैं। कार्यकारिणी आई है और सबकी निगाह जो उसमें जो नाम छपे हैं, जो नाम आए उसकी चर्चा नहीं है। रवि भगत का नाम सब लोग उसमें ढूंढ रहे थे कि रवि भगत कहाँ है। उसको अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और कार्यकारिणी में कहीं भी उसको स्थान नहीं मिला। माननीय प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी ने अपनी एक नई टीम का ऐलान किया है। मुझे लगता है इस टीम के अंदर में सभी प्रकार के लोगों का, सभी वर्गों का समावेश है। एक बेहतर टीम है जिसमें अनुभव भी है, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी वर्ग के लोगों का समावेश किया है। तो मुझे लगता है एक बेहतर टीम है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में संगठन के सभी कामों को ये बेहतर तरीके से करेंगे। भूपेश बघेल जी अपनी चिंता करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपनी लुटिया डूब रही है, कांग्रेस की लुटिया डूब रही है। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जो गांधी परिवार की सेवा करेगा वही सामने दिखाई देगा। मुझे लगता है कि बीजेपी को समझने की ताकत न तो भूपेश बघेल में है न कांग्रेस के अंदर में है। भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है। पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे और तय मानकों के अनुरूप ही कार्यकारिणी का विस्तार करती है। इसी कड़ी में किरण सिंह देव की नई टीम सामने आई है। हालांकि इस घोषणा के साथ ही संगठन के कुछ पुराने और सक्रिय चेहरों को जगह न मिलने पर असंतोष की हल्की झलक भी देखने को मिल रही है। भले ही ये नाराजगी खुलकर सामने न आई हो, लेकिन भीतर खाने की इसकी चर्चा जरूर हो रही है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने एक और जहां हर घर तिरंगा अभियान चलाया, तो वहीं दूसरी ओर 14 अगस्त का दिन विभाजन त्रासदी को याद करते हुए विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर प्रदेश भर में संगोष्ठियां और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें विभाजन के दौरान हुए दर्द, पीड़ा और बलिदानों को याद किया गया। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी इस दिन को लेकर तेज हो चले। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल देश के विभाजन और विभाजन के दौरान हुई त्रासदी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए बीजेपी इसे विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मना रही है। संगोष्ठी के माध्यम से बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता के बीच इस त्रासदी के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। विभाजन विभीषिका दिवस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि देश का विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ था, विभाजन से किसको क्या फायदा हुआ, हर पीढ़ी को इसकी जानकारी होनी जरूरी है। हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाना तय हुआ है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा कि सत्ता की लालच के लिए कांग्रेस ने देश विभाजन किया। विभाजन देश का किन स्थितियों में हुआ था, कैसे स्वीकार हो गया, स्वीकार होने के बाद क्या फायदा हुआ, किसको फायदा हुआ, क्या हमारे देश को फायदा हो गया, क्या स्थितियां बनी बाद में, ये सब हर एक पीढ़ी के पास ये विषय होना ही चाहिए, उनको जानकारी आना ही चाहिए। और इसलिए हर वर्ष विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाया जाना निर्धारित हुआ है। सत्ता के लालचों ने देश का विभाजन कर दिया।
जो कहते थे कि देश का विभाजन नहीं हुआ, लेकिन रातों रात विभाजन हो गया। कांग्रेस पार्टी इस विभाजन की दोषी है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आना चाहती थी और सत्ता में आने के कारण उन्होंने देश का बंटवारा कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के विभाजन विभीषिका दिवस मनाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सावरकर और जिन्ना ने 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया। विभाजन के लिए कोई जिम्मेदार है तो भाजपा के पूर्वज हैं। भाजपा आम लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। नई पीढ़ी के सामने देशभक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है और 52 साल आरएसएस मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया गया। विभाजन की बात हिंदू महासभा और उसके अध्यक्ष रहे वीर सावरकर मुस्लिम लीग ने किया था। इसके लिए कोई जिम्मेदार है? ये भारतीय जनता पार्टी के उनके पूर्वज और मुस्लिम लीग, ये लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं और आज लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के जो नई पीढ़ी है उसके सामने वो देशभक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। 52 साल तक के आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा तक नहीं फहरा। विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को भी मालूम हो कि जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो कितने लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा, कितने लोगों की हत्या हुई। इससे नई पीढ़ी अवगत होगी, इसीलिए विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे हैं। आज मनाएंगे विभाजन विभीषिका दिवस। आने वाले पीढ़ी को भी मालूम हो कि जब देश भारत और पाकिस्तान अलग अलग बना तो कैसे लोगों को झेलना पड़ा, कितने लोगों की हत्या हुई। तो ये सब इस आयोजन के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को अवगत होगा। इसलिए बहरहाल देश के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के वैचारिक पूर्वजों को जिम्मेदार ठहरा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर हो रहे आयोजनों का जनता के मन और सोच पर कितना प्रभाव पड़ता है और ये स्मृति दिवस किस हद तक सामाजिक चेतना को जागृत कर पाता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पूरे हफ्ते भर कुछ यूं सुनाई दिए सियासी सुर। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।